जय हिंद मेरे मित्रों और मेरे साथियों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग और आपकी सपनों के उड़ान का हम वंदन करते हैं। अल्फ़ा टेक में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो कल हमारी अल्फ़ाबेट करें हिंदी वर्णमाला की क्लास कंप्लीट हो गई थी और आज उसका हम प्रैक्टिस लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में उसी के प्रश्न होंगे, एक्स्ट्रा किसी अन्य चैप्टर के नहीं होंगे। तो सेशन की देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं और कहना चाहेंगे कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। महकना और महकाना तो काम है फूलों का, खुशबू मोहताज नहीं होती कभी कदर दानों की। तो आप भी अपनी इसी तरह धैर्य बनाए रखिए और हम प्रैक्टिस सेट अपना स्टार्ट करते हैं। हिंदी देखिए, ये एक शब्द का वर्ण विच्छेद करके दे दिया है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा शब्द है। तो भाई देखिए, जब इस अ को इस द में मिलाएंगे तो पूरा क्या बनेगा? ये हलंत लगा है तो ये जाएगा द, और जब आधा क और आधा स और ये अ जब ये मिलेगा तो ये पहले इसको मिला दीजिए तो ये हो गया पूरा स। और आपको पता है आधा क और पूरा स ये मूर्धन्य स मिलकर क्या बनता है? आप अंगे मिलकर छ बनता है। क्या बनता है? छ। तो क्या बना? दक्ष, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। करा ढ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो बताइए ढ किस वर्ग में आता है? कहेंगे ट वर्ग में। और इसका ट्रिक क्या है? रेटरस से जानो मूर्धाराम। ठीक है, ट्रिक क्या है? रेटरस, रेटरस से जानो मूर्धा, यानी री और ट वर्ग के सारे वर्ण र और स किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। लेकिन ऑप्शन तो यहाँ कुछ और है। अच्छा, ये वर्ग के अनुसार पूछ रहा है। ठीक है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान, यानी ये ट वर्ग में तो आता है और किस नंबर पे आता है? तो कहेंगे ट वर्ग इसमें भी है इसमें भी है, यानी ये दोनों तो होंगे, ये वाला होगा नहीं। ये है ये है ये है। अब ट तो क्लियर हो गया, लेकिन इसका स्थान क्या है? तो बताइए ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ किस पे आ गया? चौथे नंबर पे। चौथा है हमारा ए में ही है। ठीक है, ये सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? भाई ये वर्णमाला से 3 क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, सुव्यवस्थित समुदाय क्या कहते हैं? तब वर्णमाला। व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तब भी वर्णमाला। और लीप चिन्ह होते कौन है? वर्णित होते हैं। ये तो घुमा के साइन पूछा गया था। ठीक है, कि लीप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तब भी क्या होगा आपका जवाब? वर्णमाला होगा। ठीक है, क्या होगा? वर्णमाला। चलिए अगला क्या है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? नहीं भाई, ह्रस्व है, होना चाहिए ना। ये यहां देखिए, इसमें र पदेन र छूट गया है। इसमें ये पदेन र छूट गया है। ठीक है, चलिए ह्रस्व होता है। क्या होगा? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या, ह्रस्व मतलब मूल स्वर, मुख्य स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर। आपको पता है इनकी संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? अ, ई, उ, री 4 होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये रहा अगला। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? भाई ये वही दोनों हैं, न घर के न घाट वाले। ठीक है, जब स्वर में रहते हैं तो व्यंजन काम करते हैं और व्यंजन में रहते हैं तो स्वर का काम करते हैं। इसीलिए अपने अपने घर से सबने क्या किया? भगा दिया। ठीक है, तो इनका एक नई दुनिया कौन सी बनी थी? अयोगवा। तो यही क्या दिया है कि जिनका प्रयोग स्वर में तो किया जाता है किंतु समावेश मतलब लक्षण है स्वर वाला, लेकिन स्वर के साथ रखा नहीं जाता है। कौन है वो दोनों? यही दोनों खचरे हैं, अंग और अह। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दिया उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? अब देखिए, आपको 3 ध्वनियां ऐसी मिलती हैं, थोड़ा हम इसके बारे में बता देते हैं। एक होता है संयुक्त ध्वनि, एक होती है, दूसरी होती है संपृक्त, और तीसरी होती है
युग्मक, युग्मक, इसी का एक और नाम है द्वित्व। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, संयुक्त ध्वनि में क्या होता है, जब दो व्यंजन वर्ण एक ही स्वर के सहारे लिखे जाएं तो ये क्या होते हैं, संयुक्त ध्वनि कहलाते हैं। जैसे कैसे, हमने लिखा प्राण, तो देखिए प्राण, इसमें देखिए प भी आधा है, र भी आधा है, और दोनों के साथ मात्रा कौन सी आई है, आ की। हमने कहा दूसरा, जैसे बोला ये म्लान, म्लान, म भी आधा, ल भी आधा, और दोनों किसके सहारे आए हैं, अ के। यानी जब दो व्यंजन ध्वनियाँ एक ही स्वर के सहारे आए तो क्या होते हैं, संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। संपृक्त क्या होती है, संपृक्त में होता है जब दो वर्णों के बीच में एक वर्ण आए और क्या रहे, आधा रहे, ये होते हैं संपृक्त। जैसे हमने कहा कंबल, कंबल, तो ये बताइए ये जो म आया है ये क और ब के बीच में है। हमने कहा चंबल, ठीक है, चंबल, ये म किसके बीच में आ गया है, च और ब के, तो ये क्या कहलाएंगे, संपृक्त ध्वनियाँ कहलाते हैं। तो ये तो पूछा कि संबल, तो बताइए संबल किस में आएगा, बताइए ये स और ब के बीच में म है तो कहेंगे संपृक्त में आएगा, और ये आपका आंसर संपृक्त। ठीक है, और संयुक्त ध्वनि का हमने लिख दिया है। ठीक है, अब बचा द्वित्व और युग्मक, ये दोनों एक ही हैं, और इसका क्या होता है, जब एक ही स्वर के सहारे, सॉरी, जब दो व्यंजन लगातार रहें, एक ही रहें और लगातार, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, द्वित्व या युग्मक। जैसे दिल्ली, दिल्ली, बिल्ली, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मम्मी, क्या बोलते हैं, मम्मी, तो इसमें तो तीन माँ हो गए, लेकिन मिला जुला हमको ये दोनों को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, युग्मक या द्वित्व, यानी ये आपके हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये रहा, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो भाई अभी बताए थे, अका विसर्ग कंठ, यानी क से लेकर ङ तक किस में आते हैं, आप कहेंगे कंठ से बोले जाने वाले हैं। और मूर्धा यानी ट वर्ग के, ठीक है, तालु च वर्ग के, और दंत बता दिए थे लिटस्पकार यानी त वर्ग के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये रहा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी, ऑप्शन क्या दिया है, 32, 33, 34, 33, 36। तो क्या होगा, आपको पता है वैसे तो मिला जुला के होते हैं कुल 39, उसकी कंडीशन होती है, और कभी कभी 36 भी होता है और कभी कभी 33 भी होता है। तो यहाँ पर आपको 39, 36 वाला नहीं पूछ रहा है, पूछा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो मिला जुला के होगा आपका 33। कहेंगे कैसे, अभी बताते हैं। आपका ऑप्शन ये होगा, आपको पता है क से लेकर म तक ये होते हैं 25, ठीक है, जो मूल व्यंजन में आते हैं। उसके बाद अंतस्थ वाले य, र, ल, व, 4 ये हो गए, और उसके बाद उष्म वाले, ठीक है, उष्म वाले यानी स, ह, यानी तालव्य, मूर्धन्य, दंत। ठीक है, ये कितने हो गए, 4। इसके बाद जो और व्यंजन हैं जैसे द्विगुण, संयुक्त, वो इन्हीं के सहायता से बनते हैं, इसलिए मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 33 हो गया। ठीक है, जो सी वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये अगला, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, संतान, सकल और सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। देखिए ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको क्या आए, वर्ण विच्छेद करना आए, तभी आप बता पाएंगे। तो चलिए देखिए, संतान, अब अगर आप सबका पहले वर्ण विच्छेद कर दीजिए, हम एक बार करते हैं, थोड़ा इस प्रश्न में टाइम लगेगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। क्या है, संतान, इसके बाद क्या है, सकल, इसके बाद क्या है, सचल, और फिर क्या है लास्ट में, सक्षम है। ठीक है, सक्षम। तो जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको वर्ण मिलेंगे। ठीक है, तो कर दें वर्ण विच्छेद, कहेंगे जी हाँ कर दीजिए। चलिए, स पे हल चिन्ह लगेगा, अंक की मात्रा बाहर आ जाएगी। ठीक है, प्लस फिर त पे हलंत लगाएंगे, आ की मात्रा बाहर आ जाएगी। फिर न पे हलंत लगाएंगे तो इसमें कौन सा स्वर छिपा है, अ बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, फिर स
पे हलंत लगेगा अ बाहर आएगा, फिर क पे हलंत लगेगा तो अ बाहर आएगा, फिर ल पे हलंत लगेगा तो अ बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है सचल, सेम चीज, स पे हलंत लगा अ बाहर आ गया, च पे हलंत लगा अ बाहर आ गया, और ल पे हलंत लगा तो अ बाहर आ गया। इसके बाद क्या है सक्षम, तो आप कहेंगे स पे हलंत लगा तो अ बाहर आएगा। इसके बाद जब छ को तोड़ेंगे तो आपको पता है आधा क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है, तो इसमें तो क पहले से आधा होता है। इसके बाद मूर्धन्य स पूरा होता है तो उस पर भी हलंत लगा के उसका अ बाहर कर लीजिए। इसके बाद क्या है म पे हलंत लगाइए और अ बाहर आ गया। अब चलिए मिलाइए शब्दकोश, मतलब पहले कौन आता है, तो जरा देखिए इसमें पहले स स स स इसमें भी है। ठीक है, अब देखिए जरा अंग अ, तो अब इनमें से कोई एक होगा तो आपको पता है। देखिए ये जो आप वर्णमाला पढ़ते हैं अ से लेके अ तक और क से लेके ज्ञ तक, एक और भी वर्णमाला होती है, ये होती है शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला। तो जब आप शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला पढ़ते हैं तो अंग और अ पहले आते हैं, फिर इसके बाद अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ आता है। उसके बाद जब क से लेके ज्ञ तक शुरू करते हैं तो आप कहते हैं क ख, तो याद रखिएगा क के बाद तो उस वाली वर्णमाला में आता है, लेकिन शब्दकोश के अनुसार जब वर्णमाला शुरू करेंगे तो क के बाद ख नहीं छत्री वाला छ का कहें। कैसे, तो बना किससे, आधा क और मूर्धन्य स से, तो क छ ग घ ङ, फिर च छ ज। अब ज के बाद झ नहीं आएगा क्योंकि ज से एक वर्ड बना है कौन सा, ज्ञ, आधा ज और य से, तो झ होगा उसके बाद य जाता है। आपको ऐसे इसको सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आता है, अंग आता है, स तो सब में कॉमन है। अब बताओ सबसे पहले इसमें क्या आता है, आप कहेंगे सबसे पहले इसमें अंग आता है, तो पहले नंबर पे संतान हो गया। ठीक है, इसमें संतान, अब इसमें इन तीनों में कॉमन है तो ये तो इसका पहला स्थान फिक्स हो गया, एक इसमें है पहले नंबर पे। अब देखिए संतान सकल, अब या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो पहले कट गए। ठीक है, अब बचा आपका अ इसमें भी है। अब चलिए जब अ इसमें भी है तो अब तीसरे पे चलते हैं। देखिए तीसरे पे क्या होगा, त है, इसमें क है और यहाँ च है, यहाँ भी क है। तो बताइए पहले क आता है कि च आता है, कहेंगे नहीं पहले क आता है, तो इसका मतलब या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। तो अब चलिए इसको भी छोड़ते हैं, इसको मिलाते हैं। तो इसमें क्या है, आ है, अ है और अ है, यहाँ पर स है। तो बताइए कौन सा होगा, तो कहेंगे क होता है, तो इसका मतलब कौन सा हो गया आपका, ये दूसरे नंबर पे आ गया। तो बताइए संतान के बाद सकल किसमें है, कहेंगे संतान के बाद सकल इसमें भी है, इसमें भी है। अब और भी मिलाइए। अब देखिए क्या बचा है, सक्षम और सचल, यानी ये दो ऑप्शन हो गए। अब सक्षम और सचल बचा है, तो बताइए स इसमें, स इसमें, अ इसमें, अ इसमें, यहाँ च यहाँ क, तो पहले क आता है कि च आता है, कहेंगे नहीं पहले क आता है, तो इसका मतलब ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो यानी संतान, सकल, सक्षम और सचल किसमें, आप कहेंगे डी में है। ठीक है, हमारा ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इस प्रश्न में ज़्यादा समय लगा है लेकिन आप अच्छे समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं वर्ण विच्छेद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, अभी बताएं छ किसके बाद आता है, तो कहेंगे जब शब्दकोश के अनुसार, तो ये बना किससे छ, कहेंगे आधा, आधा क और मूर्धन्य स से बना है, कौन, ये छत्री वाला छ। तो छ किसके बाद आएगा, कहेंगे क के बाद ही आएगा। ठीक है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ख कहाँ गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि वो लास्ट में पढ़िएगा छ किसके बाद आता है, कहेंगे छत्रज्ञ, यानी इसके पहले क्या है, म समाप्त हुआ है, य र ल व, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। क्या सोचना है, सीधे ये बना किससे, आधा क और मूर्धन्य स से, तो किसके बाद माना जाता है, ये क के बाद माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, आंख मूंद के आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। हाँ, ये थोड़ा प्रश्न में दम है। ठीक है, यानी इसमें एक ही ध्वनि कौन सी होगी, जो स्पर्श भी है, अघोष भी है, महाप्राण भी है, दंत भी है और व्यंजन भी है। तो आपको कैसे पता करेंगे बबुआ, हाँ, इसके लिए आपको अच्छे से उचित स्थान आना चाहिए। चलिए, तो सबको पता है स्पर्श पहले है। ठीक, तो स्पर्श तो सभी हैं, क से लेके म तक सभी स्पर्श होते हैं। अब बचा अघोष, अघोष की पहचान क्या होती है,
12 और इसकी महाप्राण की 24 होती है। इसका मतलब ये दो क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तब जरा मिलाइए, दूसरे स्थान पे आने वाला कौन सा वर्ड है, तो प फ ब भ ये चौथे स्थान पे आता है, ठीक है। और त थ द ये तीसरे पे आता है, त थ ये दूसरे पे आता है, निसंदेह इसी में है, और ह तो वर्गीय है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब चांस ही जा रहा है। अब देखिए क्या ये दंत है, तो क्या होता है, लिटस पुकारो दंत से, यानी त वर्ग के सभी वर्ग क्या होते हैं, दंत होते हैं, और त वर्ग में ही तो थ आता है, ये भी सही है। व्यंजन ध्वनि है, तो हो तो गया, हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है, तो अर्ध स्वर य और व होते हैं, तो बताइए, ये है हमारा ऑप्शन नंबर, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, बाकी के बारे में आप जान ही रहे हैं, अगर उचित स्थान याद है तो। ये रहा, हिंदी स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, पिछले जैसा थोड़ा मिलता जुलता शब्द है ये, ठीक है। स्पर्श भी होगा, घोष भी होगा, महाप्राण भी होगा, ओष्ठ भी होगा। तो जरा देखिए, तो आपको पता है स्पर्श इसमें सभी हैं, ठीक है। घोष मतलब सघोष, यानी ये तीसरा चौथा पांचवा, महाप्राण में 24 होता है, तो कॉमन कौन सा मिल रहा है, 4 वाला। तो जरा देखिए चौथे नंबर पे कौन है, प फ ब भ ये चौथे पर है, और त थ द तीसरे पे है, और त थ दूसरे पे है, यानी ऑप्शन पिछले वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न चेंज कर दिया है। और ओष्ठ, ओष्ठ मतलब उप आते हैं ओष्ठ में, उ और प वर्ग के सारे वर्ग, तो भ किस में आता है, प वर्ग में आता, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, आपको पता है संयुक्त व्यंजन कौन, 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ और स्र। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो नहीं है में कौन होगा, फ होगा, ठीक है। बाकी ये तीनों तो है ही हैं। अब किससे मिलकर बने आपको पता ही है, आधा क मूर्धन्य स, आधा त और र, आधा ज और य, और ये तालव्य स आधा और र, इसी से मिलकर ये बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, संवृत आपको पता है, जब आपको स्वर पढ़ा रहे थे तो संवृत में कौन कौन होते हैं, संवृत में ई ए ये 4 संवृत होते हैं। मिलाइए ऑप्शन में, कहेंगे आ नहीं होता है, अ नहीं होता है, ई ए, ऑप्शन 2 आ गया है क्या, इसमें लग रहा है भाई, नहीं सॉरी उल्टा कर दिए भाई, माफ कीजिएगा इसके लिए, गलत हमने बोल दिया, ठीक है। क्या होते हैं, ई उ होते हैं, सॉरी भाई, कष्ट के लिए थोड़ा सा खेद है, बुरा ना मानिएगा आप लोग, हमने उल्टा बोल दिया था, ठीक है। ए उ होते हैं, तो हमारा इसमें क्या मैच कर रहा है, ई मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ये रहा, निम्नलिख क्या है, निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, मतलब स्पर्श भी है और संघर्षी मतलब घर्षक भी हल्का फुल्का शायद करता है, कौन होता है, तो च छ ज और झ ये स्पर्श संघर्षी होते हैं। आपके मन में आ रहा है कि सख सह क्या है, भैया वो उसमें संघर्षी हैं, उसमें संघर्षी होते हैं, ठीक है। कौन कौन, स ख स मतलब मूर्धन्य स को पहचान के लिए ख भी पढ़ते हैं, जैसे खष्ठी, वो षष्ठी नहीं खष्ठी होता है, स ह ये उसमें संघर्षी, ये स्पर्श संघर्षी, तो कौन सा होगा इसमें, क्या है, ज है क्या ऑप्शन में, कहेंगे जी हाँ ज हमारा ऑप्शन है, ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, इनको भी कुछ बोलते हैं बता दें, ये लुंठित हो गया या प्रकंपित, ये काकल्य, और ये क्या होगा, यह वह आपके अर्ध स्वर में आते हैं, अर्ध स्वर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो भाई सीधी सी बात कुछ में दिख रहा है, कहेंगे री की मात्रा ये रही, वर्ड विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, री की मात्रा बाहर आएगी, यानी इसी में प्रयोग हुआ है।
यहाँ तो सीधे सीधे क्या र दिख रहा है, ये आपका पदेन र है। इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा क, ये क आधा होता है, पदेन र पूरा होता है, फिर बता रहे हैं आपको। और इसमें से र बाहर आएगा, जब इस पे हलंत लगाएंगे तो ये ई की मात्रा किसके लिए लगी है, र के लिए लगी थी, ठीक है। क्रिया और वर्षा ये आपका क्या है, ये रेफ र है, और आपको पता है ये भी क्या होता है, आधा होता है। वह पे हलंत लगाएंगे, अ बाहर आ गया। फिर इसके बाद र की ध्वनि, और ये र आधा होता है, हलंत पहले से लगाए, कोई स्वर बाहर नहीं आएगा। फिर मूर्धन्य स हलंत लगा दिए, आ बाहर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और ये हमारा, चलिए बस ये हमारे 38 तक लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सॉरी वही आ गया क्या, हाँ। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। भाई स्वर रहित मतलब जब उसमें स्वर हटा देंगे तो क्या लग जाता है, हलंत लग जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ये पहला हलंत, ठीक है। अनुस्वार होता नहीं है, किसको कहते हैं आपको पता ही है, अंक को कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं आपको पता है, जो चंद्र बिंदु होता है, ये क्या होता है आपका, अनुनासिक होता है, ठीक। स्वर जन्मे करते हैं 11 होते हैं, जिसमें अंगों को छोड़ दिया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। और ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न, भाषा की मूल इकाई है। तो क्या होती है भाषा की मूल इकाई, देखिए आपको इसमें कन्फ्यूजन के लिए दो ऑप्शन है, एक अक्षर भी है दिया हुआ है, एक अक्षर भी दिया हुआ है, एक ध्वनि भी। भाई ये तो होगा नहीं, ये नहीं होता है। अब कहेंगे अक्षर होता है कि ध्वनि होता है, तो आपको पता है वर्ड ही अक्षर होता है और अक्षर ही वर्ड होता है, थोड़ा बहुत जो अंतर होता है लिखने के आधार पर हो जाता है, ठीक है। हलंत हटा लगा देंगे तो वो वर्ड हो जाता है, लगा देते हैं तो कहते हैं उसको अक्षर, वरना दोनों मिला के लगभग में एक ही होता है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। देखिए भाषा की, मौखिक भाषा की यानी बोलने पर जो मौखिक भाषा की मूल इकाई क्या होती है, ध्वनि, और लिखित भाषा की मूल इकाई वर्ड होती है। लेकिन जब केवल बात करते हैं कि मूल यानी स्टार्टिंग कैसे होती है, जब कोई बच्चा बोलता है तो भाई पहले वर्ड का प्रयोग नहीं करता, उसके मुंह से कुछ कुछ ध्वनि निकलती है, गा ऐसे करता है, ठीक है। तो भाषा बोलना शुरू कैसे करता है, पहले अपनी ध्वनि से। वो ध्वनि क्या होती है किसी को नहीं पता होती है। तो भाषा की मूल इकाई क्या हो जाएगी आपकी, कहेंगे ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक। चलिए तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है और लास्ट हुई। इसके बाद हमारी अगली क्लास आएगी संधि की आएगी, ठीक है। तब तक लगे रहिए और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।